हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को देखते हुए मैंने बनाए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? देखिए, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अब देखिए, इसको बनाने का जो प्रावधान है वो मैक्सिमम दिया गया है। जो लोकसभा होती है उसमें जो वरिष्ठतम मेंबर चुन के आता है तो उसको बनाया जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे बीजेपी की सरकार इस बार बन के आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बन के आई थी और एक कांग्रेस के जो लोकसभा मेंबर थे वो सबसे वरिष्ठतम थे। तो लोग कांग्रेस बीजेपी की तरफ से हो या फिर किसी की तरफ से हो, जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वो कांग्रेस के थे। तो इससे समझ सकते हैं कि जो वरिष्ठतम होता है उसे प्रायोरिटी पहले दी जाती है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये केवल और केवल शपथ दिलाने के टाइम ही होता है। जब लोकसभा स्थायी रूप से चलेगी तो उस समय जो रूलिंग पार्टी होती है या फिर जो चुनाव होता है उसके द्वारा एक नया मेंबर चुना जाता है जो लोकसभा के मेंबर्स में से ही होता है और उसे एक लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये तय करता है कि वो मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, जो दल बदल है और जो किसी प्रकार की जो नियोक्ताएं होती हैं ये आर्टिकल नंबर 103 और 104 में जिक्र किया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इनके आधार पे अगर किसी मेंबर को नियोग चुना जाता है तो वो तय कौन करेगा? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में ध्यान रखोगे उसका सभापति होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो प्रश्नों का निर्णय करेगा तो हमेशा राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो 52 नंबर आर्टिकल है राष्ट्रपति का। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, बजट जो होता है हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें लोकसभा को पावर ज्यादा दी गई है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है इसलिए ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है। हालांकि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है तो ध्यान रखेंगे हमेशा लोकसभा में इसको पावर ज्यादा दी गई है। राज्यसभा को इसमें पावर, राज्यसभा में मतलब इसको पावर है ही नहीं एक तरीके से। ये सिर्फ 14 डेज तक इसको रोक सकती है या इसमें कोई सुधार के लिए बता सकती है, पर इसमें कोई संशोधन लोकसभा करे इसके लिए विवश नहीं है। राज्यसभा केवल सुधार के लिए बोल सकती है और इसमें कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन राज्यसभा को रोकने का अधिकार इस बिल को केवल 14 डेज का है। ध्यान रखें इस चीज को। अगर 14 डेज तक राज्यसभा ने इस जो जो मतलब कि बिल आया है इसको रोक लिया तो अपने आप ही 14 डेज के बाद जो 15 डेज आएगा उसमें पास माना जाएगा। ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लाया किसके प्रति जाता है? तो सरकार के खिलाफ। और सरकार हमेशा बनती किससे है? तो ध्यान रखें इस चीज को। सरकार जो बनती है लोकसभा में, अगर किसी सदन मतलब किसी पार्टी को बहुमत है तो क्या बनती है? सरकार बनती है। तो लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। वित्तीय बिल कहां पास किया जाता है? वित्तीय बिल मैंने बताया था आपको कि वित्त के मामले में सर्वाधिक अधिकार किसको है? तो लोकसभा को है। तो वित्तीय बिल हमेशा लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा को इसमें अधिकार नहीं दिए गए हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं? देखिए, वैसे तो नॉर्मली 3 सत्र होते हैं और आप जानते हैं इसको, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। ध्यान रखें इस। ठीक है। और मेनली क्या है कि इन दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम जो गैप होता है वो 6 मंथ से
ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन दो मतलब कि एक वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। ठीक है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। हाँ, इसके पहले बात करेंगे तो सरकार कैसे चल रही थी, तो ध्यान रखेंगे जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके आधार पे सरकार चल रही थी। और ये अंतरिम मंत्रिमंडल जो था ये बना कौन था? जो संविधान सभा थी हमारी, जो संविधान सभा थी हमारी, उसी के जो मेंबर्स थे उन्हीं को अंतरिम मंत्रिमंडल के रूप में मान लिया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है। भूतपूर्व संसद या सांसद यहाँ पे लिख लेंगे, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? देखिए, जो एक बार व्यक्ति लोकसभा में सांसद अगर बन गया तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है। इसकी व्यवस्था 1976 में की गई थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे आप सबकी देख लीजिए, लोकसभा की 25 होती है। यहाँ पे राज्यसभा की ध्यान रखेंगे, राज्यसभा की इसमें एज 30 होती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए एज होनी चाहिए आपको 35, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज होनी चाहिए 35। एक और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, विधानसभा के मेंबर बनने के लिए एज होनी चाहिए 25। विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 है, और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए एज 30 है। ध्यान रखेंगे। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कितनी है? तो 35 है। और एक और ध्यान रखेंगे, जो नगर निकाय में चुनाव होता है प्रधान का, आप ध्यान रखेंगे, प्रधान का जो ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है प्रधान का, उसके लिए एज होनी चाहिए 21। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। और इतना काफी है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी? मतलब कि 21 से घटाकर, कहीं कहीं पूछ लेगा कि 18 कब की गई थी, 21 से घटाकर 18 कब की गई थी? तो ये 61वां अमेंडमेंट था, 61st अमेंडमेंट था, जो कि 1989 में आया था। और राजीव गांधी की इस समय सरकार थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को, राजीव गांधी की इस समय सरकार थी और 1989 में इस बिल को लाया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है। और 61st अमेंडमेंट के तहत 21 वर्ष से एज घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की एज को। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट साथ में हम लोग लाएंगे, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।